हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें से मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, माने गुना करने के बाद परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, ऐसा कौन सा है इस चारों में से। इन दोनों के गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, √15 आएगा और 15 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए आंसर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा ये। 9 × 7 = 63, गुना करने पर 63 आता है और 63 आने पर ये किसी का 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 63 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये नहीं होगा। 8 दूनी 16, √16, 16 के वर्गमूल 4 होता है, ये निकल गया, रूट से बाहर हो गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। चौथी है 18, 18 बोले तो ये निकलेगा 9 × 2, इसको लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 9 के वर्गमूल 3, लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 3 √2 रह जाएगा, तो ये भी तो नहीं होगा। जो रूट में रह गया अपरिमेय, रूट से बाहर निकल गया परिमेय, तो रूट से बाहर केवल एक निकला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 154 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ऑप्शन ए 2 का स्क्वायर × 7 × 11, ऑप्शन बी 2 × 7 × 11 के स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 × 7 × 11, ऑप्शन डी 2 पर पावर 3 × 7 × 11। इसको गुना करने पर 154 आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन से आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 7 = 28, 28 बोले तो आखिरी 8 आने वाला, 28 का 8 होता है, 8 × 1 करेंगे तो 8 मिलेगा हमको, यहाँ 4 है, ये हो नहीं सकता। 7 दूनी 14, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, 121 तो ऐसे ही आ रहा, 14 गुना करेंगे तो और बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 1 कम 14, 14 के 4, 14 1 कम 14, बकिया 1 15, इस पे आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 7 = 56, 56 के इकाई अंक 6, 6 × 1 करेंगे तो 6, और यहाँ कितना है 4, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही आंसर आपका सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कह रहे हैं, मिटाएं ऊपर आपको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा, वैसे अगर क्वेश्चन लिखा हुआ होता तो और शॉर्ट हो जाता, लेकिन आपको बता रहे हैं लिख के, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए तीसरा कह रहा है, कौन x² - 3x + 2 = 0 का मूल है। मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको d बराबर याद रखना है, विवेचक बराबर फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। a बराबर दिले ऑप्शन में 0, b बराबर -1, c बराबर दिले -2 और d बराबर दिले है 2, ठीक है। तो जैसे ही आपको पूछ दे मूल क्या है, एक मूल है, एक छूट गया, एक मूल है, आपको d निकाल देना है। d ऐसा होता है, d बराबर b² - 4ac होता है फॉर्मूला, ठीक है। विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, द्विघात समीकरण में विवेचक बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो b x के गुणांक को कहते हैं, याद रखिएगा, x के गुणांक को b कहते हैं, अब b आगे माइनस लगल है, -3, तो लिख देंगे -3 का स्क्वायर, -4 × a मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, गुने c बोले तो अचर पद +2 यानी 2, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 9 में से 8 गया, बच गया 1, और आपका 1 आया,
ऑप्शन में -1 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। ऑप्शन ही गलती है, ऑप्शन गलती है। x² - 3x + 2 फार्मूला तो सही है। d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, 2 प्लस में है तो फिर आने का सवाल ही नहीं है। आपका एक ही होगा, इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए एक, नहीं है, बस गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना चौथा में, कौन एक घातीय समीकरण है? कौन एक घातीय समीकरण है? एक घातीय समीकरण है। एक घातीय बोले तो एक घात वाला, जिसमें पावर 1 हो, है ना, इस पर पावर 2 है, 2 घात वाला है था। और एक घात का मतलब एक ही केवल होना चाहिए। तो x + 5 = x + 7। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 4x + 2। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो दिया हुआ है x² + 2x + 1 = 0। ऑप्शन डी में है x² + 5x + 6 = 0। अब एक घातीय बने एक घात वाला, तो पहले से साफ साफ दिख रहा है कि 2 घात है तो ये तो होने वाला नहीं है। इस पर भी 2 घात है तो ये भी नहीं होने वाला है। एक चीज़ और देख रहे हैं कि x इधर प्लस में है और बराबर की इस तरफ भी x है। अगर ये इधर आता है तो ये माइनस में चला आएगा, अपना साइन बदल लेगा तो माइनस और ये प्लस दोनों मिलेगा तो 0 हो जाएगा, यानी x तो ख़त्म हो जाएगा, तो केवल 7 और 5 बच जाएगा। तो इसमें तो बचा ही क्या, ये 4 पद तो ख़त्म हो गया, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया 1, बस यही होगा। आप इसको चेक कर सकते हो तो कर सकते हो। x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, x² ही प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, इधर भी x² है, x² ही प्लस वाला और उधर गया है जो माइनस वाला, मिल करके 0 बना लेगा, 0 बना तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा x पर पावर 1 बच जाएगा ना, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है देखिए, अभी द्विघात समीकरण कौन है? कहता है कौन द्विघात समीकरण है 5 नंबर में, देखते जाइएगा कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण इस बार पूछ रहा है। ये भी आसान है, ढूंढना आसान है, आपको दिमाग बहुत कम चलाना है इसमें, बस थोड़ा सा लॉजिक इसका पकड़ना है। क्या कहता है, x - 1 × x + 5, इसको चेक कर लेते हैं पहले। द्विघात मैंने पावर 2 होना चाहिए। देखिए x × x करेंगे तो x का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, और यह बराबर को साइड देखिए, यहाँ भी x × x करेंगे तो x का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर मिल जाएगा, इसके बाद x का स्क्वायर नहीं आने वाला, और ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो वो माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों करके 0 हो जाएगा, तो पावर 2 वाला तो खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। ये 2 x का स्क्वायर बचबे नहीं करेगा, x बचेगा लेकिन x स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण पहले ही छट गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी में क्या दे रखा है, x² - 2x = x² + 1। यहाँ तो साफ दिख रहा है, ये इधर आए, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों तो ऐसे कर जाएगा, ख़त्म है ना, तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमको 2 ही घात वाला चाहिए ना, पावर 2 चाहिए, तो 2 बचा कहाँ, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 बचा, ये तो 1 घात वाला हो गया, तो ये भी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी की बात कर रहे हैं तो 2x² + 4x + 2 = 0। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, खामा हमने चेक कर दिया, ये तो ऐसे ही दिख रहा था, ये तो ऐसे ही एकदम डायरेक्ट छट जाता। कौन द्विघात समीकरण है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये द्विघात है, आराम से, इसको देखना भी नहीं था, यही आपका आंसर सही हो गया। डी वाला भी देख लेते हैं, x² = x - 1/x, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x जो बटा में है इधर आएगा गुना में, तो x का क्यूब हो जाएगा, तो पावर 3 आ जाएगा, इस वजह से ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
ये भी द्विघात समीकरण से ही है, इसको मिटाना होगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा 6 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था ना, यस। यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान क्या होगा? ऑप्शन ए ±2/3, ऑप्शन बी ±1/3, ऑप्शन सी ±3/4, ऑप्शन डी ±4/3। ऐसा है, ठीक है। तो मूल समान हो, तो जब मूल समान होता है तो विवेचक d का मान 0 के बराबर हो जाता है। मूल समान यानी d बराबर 0, ठीक है। और इससे पहले वाला में क्वेश्चन वाला में बताया मैंने कि d का जो वैल्यू फार्मूला होता है d बराबर -b² -4ac, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। और इससे पहले कहा जो b जो होता है x के गुणांक को कहते हैं। x को हटा दीजिए, बाकी जो तुमको दिख रहा है वही b कहलाएगा, यानी हो जाएगा -3k का होल स्क्वायर -4 गुने a जो था x के स्क्वायर के गुणांक था, तो यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, गुने c जो था अचर पद है, अचर पद यानी 1 बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने 4 16, 16 गुने 1 16 बराबर 0। माइनस में उधर प्लस में, तो 9 के स्क्वायर बराबर 16, ये भागा में उन्हें गुना में, ठीक है। और ये के उन्हें 16/9 हो जाएगा, और ये वर्ग में तो उधर वर्गमूल में जाएगा, और वर्गमूल में जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आता है, 16 के वर्गमूल हो गया 4 और 9 के वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है। तो 4/3 आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो गया डी। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी हल्का है, अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है, हर साल आता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। उस द्विघात बहुपद के बारे में पूछा है। देखिए ये सब प्रश्न को बनाने के लिए कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 2 नंबर का भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो इसलिए मैं डिटेल में ही बताऊंगा इसे। बाकी आप डिटेल में समझने के बाद इसको बिना कलम चले खुद आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए। शून्यांकों का योग, जिसको हम अल्फा शून्यांकों का योग बोला गया है, तो यानी कि शून्यांक 2 को निकलता है। द्विघात बहुपद में केवल और केवल 2 शून्यक प्राप्त होगा।
पहला शून्य को अल्फ़ा और दूसरा शून्य को बीटा के नाम बीटा से सूचित किया जाता है। और पूछ रहा है योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 2, यानी अल्फ़ा और बीटा का जोड़ा गया तो 2 आया, और अल्फ़ा गुणनफल यानी अल्फ़ा दोनों की गुना किया गया, अल्फ़ा इंटू बीटा गुना किया गया तो -15 आया। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो क्या है, पहले आप x स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, माइनस, और जो योगफल है ना, योगफल को आप x के गुना के रूप में लिख लीजिए, x के गुना के रूप में योगफल के लिख लीजिए, और जो अचर पद है उसको अचर पद के रूप में अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख लीजिए बस। और जो मान दिया गया है इस पर पुट कर दीजिए, आप कुछ नहीं। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रह ही जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 दे रखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, इसके स्थान पर 2 और इंटू में x, तो x अब प्लस है तो प्लस क्यों दें, क्योंकि आगे माइनस लगा हो ना अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो माइनस प्लस डायरेक्ट कर लेते हैं ना माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आपको कैसे जवाब देना है, 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इसी तरह से लिखना होगा, ठीक। वैसे कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितना आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन एपी में है, नहीं है सॉरी, कौन एपी में नहीं है। एपी में नहीं है का मतलब है कि उनके सार्वंतर इक्वल नहीं है। देखिए ये सब मैथ थोड़ा सा भी आप कुछ पढ़े हैं मैथ में, जो घटा गुना तक भी जानते हैं तो इसको बना सकते हैं आप, अन्यथा तो फिर कहने नहीं है, फिर तो बनेगा ही नहीं। थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो गुना भाग भी जानते हैं तो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ है एकरा में नहीं। देखिए ना आप 5A, देखिए कैसे छाड़ देते हैं आप, D ये रहेगा ही रहेगा, एग्ज़ाम में अक्सर रहता है ऐसा वाला, एग्ज़ाम में हर साल पूछता है ना, तो आप पिछला साल के क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें देखिएगा। एपी में नहीं है मतलब बीच का अंतर जो है वो समान नहीं है। 12 और 16 के बीच का अंतर 4 है, 16 से 20 का अंतर 4 है, तो अंतर तो 4 का जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। यहाँ देखिए, इसको देखिए, बात उसको बाद में देखिए करेंगे। यहाँ देखिए दोनों, इसको 3 समझिए, इसको 1 समझिए। 1 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 का अंतर जा रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी एपी में है। यहाँ देखिए 2 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ भी 2 का अंतर है, इसका मतलब दोनों में समान अंतर जा रहा है, तो ये भी एपी में है। तो 3 गो है तो इसका मतलब 1 गो नहीं होगा, यही आपका नहीं है। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ 21 का अंतर है और यहाँ 24 का अंतर है, समान तो नहीं है अंतर, इस वजह से आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी। 9 नंबर देखते हैं। यहाँ का था एपी √2 √8 √18 √32 ... का सार्वंतर, वही सार्वंतर यानी डी। आपको डी पूछा है, डी क्या है या क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। सार्वंतर निकालना है ना, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है, बस इतना याद रखना। सार्वंतर बराबर अर्थात डी बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है, ठीक है। तो T2 यहाँ पे √8 हो गया, और √8 में से √2 घटाना है, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। 8 को लिख सकते हैं 2√2, कैसे, क्योंकि √8 के मतलब 4 × 2,
और 4 के वर्गमूल 2, लेकिन इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2। और √2 यहाँ 2 है और √2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, यानी √2, और √2 ऑप्शन आपका बी में है। ओके, चलिए 4 बनता निकालना भी आसान है। एपी से क्वेश्चन दिया है, मिटाते हैं। चलिए जी, इसको भी मिटा देते हैं। आपको तो केवल समझना है ना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए आप करते रहिएगा। बिन प्रैक्टिस सफलता नहीं मिलती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 होगा शायद। लिखा हुआ है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 एपी में है, एपी में है। एक चीज़ और, यहाँ एपी के को हिंदी में लिख ले है समांतर से श्रेणी। इसी समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, याद रखिएगा। ये ना कि उस समय लिख दे सश्रे तो समझ में नहीं आया कि क्या पूछ दिया है। तो एपी का बात ही कर रहा है, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। में है तो x का मान है, x का मान आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 5। समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होता है? अभी सार बंतर पढ़ रहे थे, तो सार बंतर का मतलब होता है T2 - T1, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। तो 3x में से x + 2 को घटा लेंगे। ठीक है, इसको तो एपी का मतलब क्या होगा कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो अंतर तो समान जाएगा ना। अगर अंतर समान जा रहा है तब ये एपी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक, तो इसमें 2 का अंतर जा रहा है, तो ऐसा हम तो कह सकते हैं कि 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो 2 मिलेगा, और वही चीज़ 6 में से 4 घटाएंगे तो भी तो ये मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दें तो जितना आएगा उतना ही 6 में से 4 घटाने पर भी आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 3x में से x + 2 घटाएंगे तो जितना आएगा वही चीज़ 4x में से 4x + 1 में से 3x को घटाएंगे तो समान आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने एक चीज़ गलती लिखा है, यहाँ माइनस किया तो इसको घेरना पड़ेगा। इधर एक डिजिट है तो चलेगा, लेकिन यहाँ डबल है, डबल के साथ माइनस करेंगे, आप इसे छोड़ देंगे तो फिर माइनस में केवल x रह जाएगा, ये तो 2 को प्लस में रह जाएगा। इसलिए घेरना बहुत ज़रूरी है ब्रैकेट के साथ। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। अब इसको हल करते हैं। 3x ±−−, ठीक है। यहाँ 4 में से 3 गया, x बचेगा, क्योंकि x ही बचेगा। 4x में से 3x खत्म हो गया तो 3x एगो x बचेगा। अब प्लस में 1, 3 में से 1 गया, आपका 2 बच जाएगा। माइनस में 2 बराबर x + 1, ये प्लस में x इधर माइनस में x आएगा, तो 2x - x, और ये माइनस में 2 है, चल जाएगा उधर प्लस में, तो x + 2, 1 + 2 हो जाएगा। यानी अचर पद वाला अचर पद की ओर चला गया और चर पद की ओर आ गया। 2x में से x गया तो x बचेगा, और 1 2 3 होता है, यानी x = 3 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, मिटा दें क्या इसको? समझ ले चलिएगा छोटू, पेपर आपको देना है, मेरा तो काम बता देना है। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से है। ट्रिगोनोमेट्री से है 11 नंबर। दे रखा है tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री
इंटू, वैसे ऐसे नहीं है क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसलिए देखिए जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री और यहाँ पे इंटू दे रखा है, फिर ले ले है साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ इंटू है, फिर है कॉट 60 डिग्री, फिर इंटू है कॉसेक 30 डिग्री बराबर छोड़ दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1/2, ऑप्शन बी में दिया है 1/3, ऑप्शन सी में दिया है 1/4, ऑप्शन डी में दिया है 1। ये बिना इसका मान के आप बना नहीं सकते, है ना, तो मान तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनता है, तो लिखा हुआ है tan 30 डिग्री, इंटू का मतलब हम गुना भी लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है, और कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉट 60 का मान होता है कितना, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 गुने कॉसेक 30 का मान होता है, इसका उल्टा हो जाता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 तो कट गया, है ना, √3 गुने √3 3, और ऊपर 1 गुने 1 गुने 1 1, यानी 1/3, और 1/3 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 देखते हैं क्या कहता है। यस, ये 12 नंबर एपी वाला है। इसमें लिखा हुआ है स, अभी बताया मैंने, स मतलब समांतर, श्रेय मतलब श्रेणी, यानी इसको एपी भी कह सकते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 10वां पद का 10वां पद है। याद रखिएगा ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, अक्सर आता है छोटे, बिल्कुल आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप बना के देख सकते हो, ना तो पिछला क्वेश्चन जाके देख सकते हो अगर विश्वास ना हो तो, लेकिन आता है। डीट चेंज रहेगा लेकिन इस तरह के प्रश्न जरूर रहेगा, याद रहे। जब ये इसका मतलब एपी ही है, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों आता है, एपी ही है। तो समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद कौन सा होगा, तो शुरू में जो रहता है ना उसे प्रथम पद, प्रथम पद हम पूरा 2 नंबर में भी आ सकता है ऐसा, तो हम फुल डिटेलिंग बताते हैं आपको। 2 नंबर के लिए भी अगर 1 नंबर आएगा तो उसके लिए भी शॉर्ट हो जाएगा तुरंत, लेकिन पहले 2 नंबर के देख लीजिए, है ना, ताकि दोनों साथ साथ चले। तो शुरू वाला को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम संकेतित के रूप में लिखते हैं ए से, तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 10। फिर निकालना होता है सार्वंतर, और सार्वंतर जिसको हम संकेत में डी कहते हैं, और डी इससे पहले भी बताया कि अगला पद में से पिछला पद घटाना है, यानी 7 में से 10 को घटाना है, ये ना कि 10 में से 7 को घटा देना है, और घटाने के उपरांत हमको -3 मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, 10वां पद यानी 10 गो पद यानी कि पदों की संख्या दे रखा है, ठीक है, पदों की संख्या आपका दे रखा है, और वो है आपका कितना, पदों संख्या को एन से डिनोट करते हैं, वो है कितना 10। तो आपसे पूछ रहा है TN, मतलब 10 को का मतलब TN का मतलब T10 मतलब T10, यानी 10 पद, T फॉर टर्म, तो टर्म यानी टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, 10वां पद बराबर वाट, ठीक है। तो एपी का 10 कोई पद निकालना होता है ना, तो फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इसीलिए हमें पूछ रहा था T10 बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 10 दे रखा है,
एन का वैल्यू दे रखा है, ये देखो एन का वैल्यू 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 -1 इंटू में डी, और डी का वैल्यू दे रहे हैं -3। ठीक है, बस इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा। तो 10 यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 माइनस, उसके बाद 10 में से 1 गया 9, और 9 गुने 3 27 आएगा। 10 में से 27 गया -17 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस गुना कर दिया माइनस आएगा, और 10 में से 1 गया 10 में से गया 9 गुने 3 27, और 10 में से 27 गया 17। ऑप्शन आपका क्या आ गया। अब रही बात, ये तो 2 नंबर के लिए है, आता ही आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अगर शॉर्ट की बात करें तो डायरेक्ट आप यहीं पे काम कर सकते हैं। T10 दशमा का मतलब T10, और T10 को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में A + 9D, एक घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, एक घटा के लिख सकते हैं, लिखा जाता है होता है, लिखा क्या जाता है, होता है 9D, क्योंकि ऐसे भी देखिए ना, एक घट जाता है ना, एन में से एक घट के इंटू डी, तो एन का वैल्यू 10 है तो घटा के डी डायरेक्ट लिख दिए, और ए का वैल्यू 10 है तो हम यहाँ 10 कर लेंगे, और प्लस 9 गुने डी का वैल्यू, दोनों में अंतर देखेंगे तो ऐसा 3 मत देखना ना है, ऐसा तो अंतर 3 नहीं है, इसमें से इसको घटा लेना है, तो -3 है ना, तो फिर गलती हो जाएगा, फिर वैसे भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, और घटेगा तो -17, इस तरह से शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में इस तरह से लिखना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, याद रहे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, एक कम से कम एक तो रहेगा। चलिए, यह एक और क्वेश्चन एपी से ही रिलेटेड है, उसको ही बता देते हैं आपको। टू था तो 12 था और 13 होगा। एपी 2 7 12 ... का कौन सा पद 47 है। ऑप्शन ए 8वां, बी 10वां, सी 12वां, डी 14वां। अब इसको कैसे बनाते हैं इसको भी डिटेलिंग कर देते हैं। ये भी 2 नंबर का भी आता है और 1 नंबर का भी है, यहाँ दे रखा है 1 नंबर में, 2 नंबर में आता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ भी बनाना है तो प्रथम पद उसी अभी जो लिखे थे, प्रथम पद यहाँ कितना हो जाएगा, प्रथम पद को पहले ए से डिनोट करते हैं और यहाँ प्रथम पद 2 है। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को संकेत के रूप में डी से लिखा जाता है, और इन दोनों का बीच का अंतर तो 7 में से 2 घटाना ना, अगला से पिछला, तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पदों की संख्या कौन सा पद, यानी कै गो पद को हम मतलब ऐसे बढ़ते जाएं, कब कहाँ तक बढ़ते जाएं कि हमारा जो 47वां पद मिलेगा, कौन सा, यानी पदों की संख्या निकालना है। और वो अंतिम पद 47 है, 47 से आगे नहीं जाना है, इसका मतलब 47 तक ही रहना है। तो ये आपका जो 47 हो जाएगा वो अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद को हम संकेत करते हैं Tn से, और Tn आपका दे रखा है 47। तो हमसे पूछ दिया पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको हम लोग n कहते हैं, वही n आप निकालना है। ठीक है, अभी को फॉर्मूला बताया मैंने कि Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू में d। ठीक है, Tn दे रखा है, देखिए अंतिम पद दे रखा है आपका 47, a भी दे रखा है 2, n नहीं दे रखा है तो n को रह देंगे -1 इंटू में d का वैल्यू दे रखा है 5। एक चीज़ और, थोड़ा समझदारी वाला काम करिए, मैथ है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है बनाने में, इसलिए आसानी से बनाइए। देखिए कैसे बनेगा, ये 2 प्लस में है, इधर माइनस में आएगा,
47 में से 2 जाएगा तो 45 बचेगा। ओके, और ये गुना में 5 है, जब ये गुना इधर चलाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 बार कटेगा। ठीक है, और ये माइनस में है, इधर प्लस में आएगा तो 9 है कितना हो जाएगा 10, 10 बराबर n, यानी आपका 10वां आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लंबा बता देते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आया। 47 में पहले 2 घटा देंगे। ठीक है, तो ये 2 तो चला गया इधर, तो उधर बच गया n-1 इंटू में 5। ठीक, चलिए 47 में 2 गया 45 बचेगा, और ये गुना में 5 है तो इधर चलाएगा भागा में, उधर बचा कुछ n-1, भागा देंगे तो क्या बार कट जाएगा 9 बार, 9 बचे 45, माइनस में इधर प्लस में, तो 9 ये कितना हो गया 10, n बराबर 10 आ गया। और यही आंसर है। शॉर्ट के लिए तो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा ये फार्मूला, इस पर डायरेक्ट आप पुट करिए और आंसर प्राप्त करिए। चलिए मिटा देना, मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर ऐसा ही एपी वाला क्वेश्चन एक और है, उसको भी देखिए आप। अभी खाली एपी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 था शायद। यदि किसी एपी का nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो T4 बराबर क्या होगा। ये सबसे इजी है, इससे हल्का तो मैथ हो ही नहीं सकता। ये कमज़ोर बच्चा अगर जिसको जोड़ घटाव आता है, गुना आता है, वो 100% बनाएगा। लेकिन हाँ ये तो है कि समझ में उसको आना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएगा समझ में। देखिए कुछ कह रहा है कि यदि किसी एपी का nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 4 है, सॉरी 5 है, तो T4 बताइए। तो Tn बराबर दे रखा है वहाँ पे 2n प्लस 5, और यहाँ T4 पूछा है। T4 क्या दिख रहा है, यहाँ T है तो T है, यहाँ n है तो यहाँ पे क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ n है वहाँ 4 रख देना है। तो n यहाँ है तो यहाँ रख देगा 4 प्लस 5, 4 दूनी 8, 8 5 13, बस गुना और जोड़ था, बस कंप्लीट। हल्का होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते, मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम इजीली से बनते हैं। हाँ 100 क्वेश्चन दिया है तो पक्का हमको लगता है कि 50 को आपसे बनना चाहिए। आधा छाट के बनाना है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। 50 को छाट के बनाना है 100 को में, और 50 को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह था ना, और 15 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए ये भी आसान है। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 5 प्लस 1 में जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का घात है। क्या है भाई, देख लीजिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2।
सबसे आसान है पी एक्स बटे जी एक्स करना है। पी एक्स का जो मान दे रखा है यहाँ पे एक्स मतलब भागा देना है ना, तो भागा देना किससे, जी एक्स से भागा देना है, ठीक है, आपको कुछ में पी ऑफ एक्स में, ठीक है, ऐसा करना है। तो पी एक्स का जो मान दे रखा है यहाँ पे जी पी ऑफ एक्स का मान दिले है एक्स पर पावर 5 प्लस 1 और भागा देना किससे, भागा देना है आपको जी ऑफ एक्स से, यानी एक्स प्लस 1 से। यहाँ एक्स पर पावर 5 लगा हुआ है, यहाँ एक्स पर पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है, 1 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, तो 4, यानी एक्स पर पावर 4 बार में लगेगा, ठीक है। भागा नहीं देना मेरे को पूरा, हमको पूछा कि भाग देने पर घात क्या प्राप्त होगा, तो अधिकतम घात कितना है 4, तो यही 4 प्राप्त होगा। और वैसे भी इतना करने की आवश्यकता नहीं था, यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ 5 है, एक्स और 5 कट जाएगा तो एक्स यहाँ 5 गो है, 4 1 गो है, तो बचेगा 4 गो, तो घात 4 गो ही रहेगा। ऐसा हमने ऐसा करना नहीं, आपको मैंने बताने के लिए ऐसा कर दिया, ये सब में कुछ है नहीं, ठीक है। वैसे ही आएगा इस तरह का प्रश्न, मैं इसके लिए मैं नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आ सकता है। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है, इजीली एकदम बहुत आसान है। यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक -3 हो तो निम्न में कौन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, देखिएगा सबसे इजी है, इसमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। x-3 c बराबर x प्लस √3 d बराबर है x माइनस √3। यहाँ शून्य के रूप में -3 है, कौन सा ऑप्शन से हमको -3 प्राप्त होगा, देखिए ना, प्लस में है, अगर बराबर कर दें 0 तो प्लस में उधर माइनस में आएगा, यानी इसी ऑप्शन से हमको -3 प्राप्त होगा। मेरा आंसर यही आएगा। ये करेंगे बराबर 0 तो ये प्लस में चला जाएगा, तो प्लस तो है नहीं, वहाँ माइनस है, इसको करेंगे तो रूट में ही आएगा, कुछ में आए माइनस में आएगा, लेकिन रूट माइनस √3 आएगा। अगर 0 करते हैं तो -√3 आएगा, लेकिन यहाँ 3 की बात कर रहा है, यहाँ प्लस √3 आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यही सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, टू एक्स माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है, ठीक है। ऑप्शन ए, देखिएगा ये सबको कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब पे बस खाली हल कर मान रखना है। जैसे ये दे रखा है ना ए बराबर, इसका हल करिए, एक हल है, कौन है, यानी एक्स और वाई का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही मान यहाँ पे पुट करिए, देखिए वाई का मान एक आता है कि नहीं, तो फिर एक रख दीजिए वाई का भी मान, और देखिए 7 के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ -6 रख देंगे, -6 रख देंगे तो -6 दूनी -12 हो जाएगा, और एक रखेंगे तो 5 -5 गुने 1 -5 होगा, तो -12 में -5 जोड़ेंगे तो -17 होगा, लेकिन यहाँ 7 है, तो ऑप्शन ए तो मेरा कैंसिल हो गया, हो नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या कहता है, x बराबर 3 y बराबर 1, अब 3 रखेंगे, अगर यहाँ 3 रख दिया तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा हमको, और 1 रख दिया तो -5 प्राप्त होगा, क्योंकि -5 गुने -5 ही होगा, और 6 में से -5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ कितना है 7 है, यानी ये भी आंसर गलत ही है।
सी की बात करते हैं। x बराबर -1, y बराबर 1, यहाँ एक ही है तो -1 रखेगा तो देखते हैं, अगर -1 रख दिया तो -1 गुने 2 करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, और 1 रख देंगे तो -5 गुने 1 -5 प्राप्त होगा, और अगर दोनों के जोड़ते हैं तो -7 आएगा। 7 तो आया लेकिन माइनस में आया, और यहाँ 7 प्लस में है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी सही है, और क्या, इसको क्या चेक करना। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए इसको चेक करना ही पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा छोटू, और यहाँ 1 रखेंगे तो -5 होगा, और 12 में से -5 गया तो 7 ही बचेगा। ठीक है, आंसर डी आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं। आज आपको 50 तक बताते हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। अभी कई को हुआ है, 17 को ही हुआ है, 18 लिखना पड़ता है, वो तो जल्दी होता, सुविधा ही नहीं है ना मेरे पास। कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, 4 के आलेख पर है, ठीक है। ऑप्शन ए, x बराबर 4 के आलेख पर है, 4 0 बी सबसे इजी है, इसको देखना है, आंसर लगाना है। देखिए कैसे, बी सी बराबर 4 4, डी बराबर इनमें से सभी, इनमें से सभी। x बराबर 4 हो, y बराबर क्या हो ऐसा जरूरी नहीं, कहता कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, यानी x बराबर 4 पर है ना। जैसे कहने के बाद आलेख इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x अक्ष बोलते हैं इसको, और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक। और यहाँ पे जो बिंदु स्थित होता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। चलिए x बराबर 4 का आलेख, यानी x बराबर 4 लेना है, तो x पर 4 वो भी प्लस में लेना, तो प्लस में इधर जाता है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, x का वैल्यू 4 है, और कौन बिंदु 4 पर आलेख है, ठीक है। अगर 4 है और यहाँ इसको बोलते हैं x, और बगल वाला बात में होता है y, पहले x और बाद y, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ 4 और y का वैल्यू यहाँ 0, तो आलेख कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर 4 लेते हैं और y का वैल्यू 3 प्लस में ना है तो ऊपर की ओर, प्लस ऊपर की ओर माइनस नीचे की ओर, 1 2 3, अगर मैं 4 3 ले तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आलेख बनेगा इस तरह से, ये तो ये तो बोला है x बराबर 4 के आलेख पर है, यानी 4 पर आलेख होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही है, ये तो आया नहीं। 4 4 लेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। जैसे ही x बराबर 4 था तो y का मान 0 ही समझना है, 0 ही होता। अगर y बराबर कुछ दे दिया होता तो x का मान 0 होता, ठीक है। चलिए देखिए, इससे पहले वो क्वेश्चन बताया था मैंने, और ये सॉरी 29 लिखा गया, इसमें 29 नंबर है, लेकिन हमारा कौन सा नंबर है, 19 नंबर आएगा, 29 नहीं आएगा। AP 2 6 10 14 डॉट 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 के लिए A20 माइनस A10 का मान है,
देखिए ऑप्शन कर देते हैं आपको। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 10। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? तो ये प्रथम पद, ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ऐसा मैंने आपको 2 बार बता चुका है। तो ये 2 हो गया। उसके बाद में इनके बीच का अंतर डी कहलाता है। और ये डी कैसे निकलेगा? 6 में से 2 घटा करके, है ना। 6 में से 2 घटाएगा तो हमें 4 मिल जाएगा। 4 अंतर आ गया। और बस इतना ही, बाकी तो कुछ कहा नहीं है। हमको कहा कुछ A20 माइनस A10 का मान क्या होगा ये बताइए। ठीक है, A20 एक जगह ए को ए से भी डिनोट कर सकते हैं पदों को, ना तो टी से भी डिनोट कर सकते हैं पदों को। ठीक है, या तो ए और टी दोनों का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे ए है। आपको बताने के लिए मैंने टी लिख दिया। T20 का मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? ऐसे फॉर्मूला आपको बताते हैं कि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, लेकिन यहाँ n के जगह पर 20 है, n के जगह पर क्या है? 20 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? A, पहले A और A का मान 2। ठीक है, डायरेक्ट रखें या फिर इसको बैठा के रखें? ठीक, तो यहाँ रखते हैं A प्लस n माइनस 1, n के जगह पर क्या है? 20, यहाँ रख देंगे 20। 20 में से एक गया 19 इंटू में D। ठीक है, ये किसके लिए आया? ये आया A20 के लिए। फिर कौन चीज़ है? माइनस, तो फिर हम माइनस लिख देंगे। फिर A10 के लिए वही प्रोसेस A। ठीक है, A प्लस, इसको घेर के लिखना है, A10, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में से एक गया 9, 9 गुने D 9D। ठीक है, चलिए A प्लस 19D प्लस माइनस माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D, ये और ये कट गया। ठीक है, 19D में से 9D गया 10D, और D का मान दे रखा है, आप देख लीजिए 4, तो 10 गुने 4 40। ऑप्शन नंबर बी। इसको मिटाते हैं। उन्नीस क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, 4 भाग में बांट देते हैं, 25 मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है। ऑप्शन ए 9:7, ऑप्शन बी 7:9, ऑप्शन डी 7:8, ऑप्शन डी 9:8। देखिए कहता 2 समरूप त्रिभुज। वैसे अगर ध्यान से खाली देखिए, इस प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आना आता है। आप देखिए कैसे आता है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है? 49:81। तो इनके भुजा का अनुपात पूछा है, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? तो 49 है ना, 49, इसका किसका स्क्वायर 49 होता है? मतलब किसको
स्क्वायर का मतलब हो गया कि अगर हम इसे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो आता है वही स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। तो किसको उतना ही बार गुना करेंगे कि 49 आएगा। जिसे में 9 को 2 बार ही गुना करेंगे तो 81 आता है, लेकिन यह क्या है 49, पहले 49 है। ऐसे 7 को 7 बार 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 आएगा, लेकिन पहले 7 होना चाहिए, लेकिन बाद में 7 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। पहले इसमें है, पहले इसमें है, और ये खत्म हो गया क्योंकि पहले 9 है, उसके बाद में 81 है। 81 9 गुने 9, 9 गुने 9 81, तो इसको बाद में 9 होना चाहिए, तो इसमें बाद में 9 है, लेकिन इसमें 9 बाद में नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा ये। ठीक है, कहा था दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज माना ए बी सी है और एक और समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं जी, कोई भी त्रिभुज समरूप है। वैसे समकोण कोई त्रिभुज है लेकिन समरूप रहना चाहिए। समरूप कहने का मतलब अगर इसका जो अनुपात है, इसका और इसके बीच का अनुपात जो है, जो आता है ना, जैसे कोई कुछ भी आ जाए, ए बी बटे पी क्यू करते हैं और सपोज इसका अनुपात 3:5 आवे, ठीक, तो वही बी सी का क्यू आर के साथ आना चाहिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद में वही अनुपात ए सी का पी आर के साथ आना चाहिए, तब इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समान रूप वाला है। ठीक, अब यहाँ कुछ कह दिया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा और इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, एक याद रखिएगा, इन दोनों त्रिभुज के एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, माने ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा इस संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी लोग, तीनों तो बराबर है, ये तीनों इस क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसी के अनुसार हमने ऐसा आपको बताया। ठीक, जैसे कैसे बनता, ये 2 नंबर का आता है इसलिए मैंने ऐसा लंबा करके बता रहे हैं। ठीक, संगत भुजा हमने पहले ए सी बटा में पी आर ले लिया। ठीक है, कोई भी ले लें, तीन सब तो बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसका, कोई ले लो। अब बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 49 और कितना दे 81, बटा में 81 लिख सकते हैं, 49 अनुपात 81 लिखे या 49 बटा 81 एक ही बात है। ये वर्ग में उन्हें वर्गमूल में चला जाएगा, तो ए सी बटा पी आर बराबर √49 बटा 81, और 49 के वर्गमूल जो आता है वो आपका 7 आएगा और 81 का वर्गमूल 9 आएगा, तो 7:9 आ तो गया। तो ऐसे अगर पूछा तो 2 नंबर में आए, इस तरह से आप लिख सकते हो, और 1 नंबर में तो मैंने बता दिया डायरेक्ट 49। अगर क्षेत्रफल दिले है, संगत भुजा पूछा है, बस √ओवर चढ़ा दो दोनों पे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए बता देते हैं इसका, 5 और क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपके काम का है। ठीक है, लंबा हो या कुछ भी, प्रैक्टिस तो करना होगा। लेकिन क्या बताना चाहेंगे कि अभी आप लोग को प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना बेहतर होगा। जितना प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। आप पढ़ने का ज़्यादा सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है कि हमें उस क्वेश्चन पर ध्यान रहता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। बार बार करिएगा तो बेटर होगा। कुछ है नहीं, आराम से निकल सकता है। हाँ, लोग खामा खा डरते हैं। ये देखिए, और एकदम इसका उल्टा है, 21 नंबर इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। बेकार मिटा दिया मैंने क्वेश्चन को। दो समरूप त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इससे पहले संगत क्षेत्रफल, ठीक है, इससे पहले संगत क्षेत्रफल, अब
संगत भुजा 4:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इससे पहले हमने क्या किया था, क्षेत्रफल दे ले था, संगत भुजा पूछा था तो हम रूट ओवर कर दिए थे, ठीक है ना। क्षेत्रफल था, संगत भुजा बोला था, हमने रूट करके निकाल दिया था संगत भुजा को। और अगर संगत भुजा दिले है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस इतने का फ़र्क है। तो 4 चौके 16, शुरू में 16 होना चाहिए, ठीक है। अब बचे 25, शुरू में 16 है क्या, कैंसिल। 8:25, 4 4 16 होता, 4 दूनी 8 दे ले, गलती दे ले ये। ऑप्शन सी 16:25 क्या लगता है, यही हो जाएगा और क्या। 4:5 तो होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्षेत्रफल यानी स्क्वायर को संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। ये तो खैर याद करने वाला है। एक सम चतुर्भुज की बात किया है वैसे हल्का ही। के विकर्ण है, बहुत हल्का विकर्ण, लेकिन याद करना पड़ेगा। 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर है, आपको बताते हैं। ऑप्शन यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन लिखेंगे तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, कहिएगा तो इधर ही देते हैं। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी वैसा चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज। थोड़ा बड़ा फिगर ही बड़ा बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, तो बताते हैं। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता, ठीक है। आमने सामने का कोण बराबर हो सकता है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होता है। चारों भुजा बराबर है, ये मत समझिए कि ये वर्ग हो गया। वर्ग होने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, चारों कोणों पर 90 डिग्री का होना चाहिए, और चारों भुजा बराबर तो होना ही चाहिए, ठीक। अगर ये 90 हो गया तो फिर वर्ग हो जाएगा। वैसे समचतुर्भुज भी कहलाएगा, ठीक, समचतुर्भुज भी कहलाएगा। तो हमसे बोला कि विकर्ण दे रखा है। विकर्ण मतलब ये विकर्ण आपका दे रखा है एक 24, यानी पूरा लंबाई 24 और ये पूरा लंबाई आपका है 32। एक और बात, समचतुर्भुज का एक खासियत है कि जब इसके विकर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से ये अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस तरह से यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब AC जो 32 है, यहाँ के बाद A से O तक पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ ये भी हो जाएगा कितना 16। उसी प्रकार से BD जो है, जो टोटल 24 है, तो हो जाएगा कितना 12, और ये भी 12। एक और खासियत इसका ये है कि जब भी कर्ण आपस में मिलते हैं तो जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे। एक और जब 90 बन गया तो अगर इसको मिटाते हैं, इसको अगर मिटा दें तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, यानी यहाँ पे AD हो गया कर्ण, ठीक है। AD क्या हो गया, कर्ण। और हमें पूछा था प्रत्येक भुजा किसके बराबर है,
यानी यहाँ आपको एडी ही निकालना है, यानी भुजा ही निकालना है, ठीक। और भुजा कर्ण बराबर होता है √ लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब किसी को मान लीजिए डी ओ का मान कितना हो जाएगा 12, आधा आधा था 12 प्लस आधार के स्क्वायर, आधार मान लेते हैं ए ओ को, तो कितना था जी 16 था, हाँ लिखा हुआ है 16 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया, यही भुजा है एडी, ठीक, यही भुजा है आपका समचतुर्भुज का। हम पूरा फिगर बना देते हैं, मिटा दिया था मैंने। चलिए देखिए, तो 12 के स्क्वायर 144 और ये 256 होता है, 2 1 3 3 1 4, 400 हो जाएगा जोड़ने पर। 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का स्क्वायर, 20 × 20 400 होता है, ठीक। चलिए तो 20 सेंटीमीटर है बी ऑप्शन में, ओके। चलिए डायरेक्ट बन सकता था, हम डायरेक्ट सूत्र होता है, इसको मिटा देते हैं। फिर फोटो हमने बता के समझा दिया, लेकिन इसका तो डायरेक्ट निकलता है भुजा बराबर, ठीक है। समचतुर्भुज के भुजा बराबर होता है √ पहला विकर्ण, 2 विकर्ण होता है ना, तो D1/2 का होल स्क्वायर फार्मूला है ये, प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। बाकी आप समझदार हैं, आप बना सकते हैं। D1 24 का आधा 12 का स्क्वायर 144, D2 32 में 2 से भाग देंगे 16 का स्क्वायर 256, कैलकुलेट करने पर 400 और 400 के वर्गमूल कितना 20। बना सकते हैं आप। चलिए मिटा देते हैं इसको। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, इसमें लगभग 100 में से हम इतना दावा के साथ कर सकते हैं कि 30 ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसको आप खाली बस अपने माइंड से कैलकुलेट करके आंसर ढूंढ सकते हैं। अब बाकी को तो बनाना ही पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है कि सब है बिना छूले बिना बने बन जाएगा। जैसे मैं ये तो खैर नहीं बनेगा, आप लोग से तो नहीं बनेगा, मतलब दिमाग से कैलकुलेट करना है। हाँ, जो बच्चा समझदार है, जो बहुत अच्छा से जानता है, तो बना सकता है। अब बाकी से तो खैर बिना मान के तो बनेगा ही नहीं ये वाला प्रश्न। मान याद है तो बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं याद है तो बस बैठा रहो। वैसे छोड़ देना, बहुत सारा क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि ये नहीं आ रहा तो ये मतलब इसी में चिपकल रहेंगे। बस जो बन रहा है उसको बनाएंगे। हमको 50 को बनाना है, चाहे कोई बने, वो हल्का रहे या भारी रहे। 33 का मान होता है 1/√3, डायरेक्ट कर रहे हैं, हाँ स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cot 60 का मान पता है कितना होता है, इसका भी मान 1/√3 होता है। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या लगता है रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट ख़त्म, स्क्वायर से रूट ख़त्म, 1/3 बचा, और यहाँ भी 1 बटा कितना बचा 3। जब बेस समान हो ना, जैसे नीचे जो हर है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऐसा रहने पर अगर जोड़ है तो ऊपर को जोड़ दो, अगर घटाव है तो ऊपर के घटा दो। तो जोड़ है तो एक कितना हो जाएगा 2, और बटा में कितना 3, आंसर सही। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है देखिए, लिखना तो पड़ता है यार, लिखी में लेट होता है। मिटाते हैं इसको। खैर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर AC/DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप होंगे यदि ऑप्शन ए एंगल A बराबर एंगल D, बी
एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल डी, एक ऑप्शन उधर ही लिख देते हैं, डी बराबर एंगल बी बराबर एंगल एफ। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिगर बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए, न तो गलती बन जाएगा। ए बी सी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, एक और बना लीजिए, क्या नाम दिया है, डी ई एफ। देखिए कितना आसान है, पहले उसको लिखिए ए बी बटे डी ई, पहले यहाँ ढूंढिए ए बी, ऐसे करिए ए बी, और डी करने है, यहाँ पे डी है, ऐसे कर लिए। चलिए फिर बराबर कह रहा है कौन सी, ए सी बटे में डी एफ, ए सी करने हैं, ए सी इसको डबल करिए, और उसके बाद में कुछ कह रहा है डी एफ, डी एफ कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा, तो ई जो बराबर है एक मतलब सॉरी बराबर नहीं, समरूप है, समरूप है। तो ये जो है इसके समरूप है, तो इसके सामने वाला भुजा सॉरी कौन दिख रहा है, एंगल सी, और इसके सामने वाला कौन दिख रहा है, एंगल एफ। यानी एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, इसके अनुसार, ठीक है। तो एंगल सी बराबर है एंगल एफ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा में आते हैं, इसके अनुसार देखते हैं, तो इसके सामने एंगल बी है, तो एंगल बी हम लिखेंगे, ठीक है, बराबर इसके साथ, ये अनुपात इसके साथ बना रहा था ना, तो इसी के सामने हम देखेंगे, तो एंगल इसके सामने आ गया एंगल बी, इसके सामने आ गया एंगल ई, ठीक है। और एंगल बी बराबर ऑप्शन ई है, देखिए है ना, कौन सा ऑप्शन में, बी में। अब आप खुद बताइए क्या ये सब भारी है खाली, हाँ, लेकिन ये फिगर बिना बनेले आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी कैसी आप लगा सकते हो। हाँ, समझदार है तो खैर कहने नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर लेना, तो थोड़ा सा मिस्टेक कर में अगर एक बार रंग दिया तो फिर तो दोबारा उसको मिटा भी नहीं सकते हो ना। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ज़्यादा समय हो रहा है क्योंकि लिखना पड़ रहा है ना मेरे को, नहीं लिखना पड़ता तो इतना टाइम में सारा ख़त्म हो जाता। एक और क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान है, इसको भी देखते हुए साथ बनेगा। देखिए इसमें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नंबर 25, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ओके, और त्रिभुज ए बी सी में क्षेत्रफल दिले, तो हम शॉर्ट में देते एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, वो हिंदी में लिख रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 121 अनुपात 169 है, ठीक है। तो बी सी रेशियो क्यू आर का मान क्या होगा, तो मैंने पहले ही कह दिया था, ये क्षेत्रफल दे रखा है और संगत भुजा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल से अगर संगत भुजा निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल आपको पता है कितना होने वाला है, 121 का वर्गमूल तो 121 तो नहीं होगा, ये तो पक्का होगा, सॉरी ये तो कन्फर्म है कि नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ख़त्म हो गया। बी में कह रहा है 15:19, आखिर एक है तो एक ही आना चाहिए, लेकिन 15 आ रहा है तो सॉरी 5 आ रहा है, तो 5 तो होगा नहीं, है ना। सी में देखिए 11:13 और डी में है 13:11, शुरू में एक है तो एक ही आना चाहिए, ये शुरू में एक है, वो तो बाद में एक है ना, तो ये भी ख़त्म, ऑप्शन सी, है ना। बस आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बाकी अगला वीडियो में आपको फिर से 25 क्वेश्चन बताया जाएगा। एक चीज़ और, हाँ, आपके लिए हर सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पर तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लिखने में समय लगेगा, आपको मैं कॉपी पर मैं लिख करके आपको मतलब उसका आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा उसे
और उसको याद करने की कोशिश करिएगा आपके लिए। और सब्जेक्टिव भी मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो सके आपको VVI निकाल के उसका आंसर के साथ आपको बताऊँ। ठीक है, धन्यवाद।